नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के बारे में। अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं तो समाज शास्त्र सब्जेक्ट अगर आपका है तो आपको सोशल मूवमेंट एंड सोशल चेंज के बारे में पढ़ना होगा, यानी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बारे में आपको जानना है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, बेसिकली ये दो क्वेश्चंस तो आपके दीर्घ उत्तरी में तय है कि आने आने हैं। बहरहाल इनसे और भी तमाम प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और पिछले 3-4 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न यूनिट से, यानी कि 8 इकाइयों का सिलेबस है आपका। सभी इकाइयों से बनने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस महामैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास में, जो 2026, 27, 28 सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए हमेशा से ऐसे बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराता रहा है। ठीक है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला, तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाते हुए भी आगे बढ़ेंगे। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा बताइए। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या, समझने का प्रयास करेंगे। समाज की संरचना अर्थात अंतःक्रियाओं में परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यानी कि एक ऐसा परिवर्तन जो समाज की अंतःक्रियाओं में यानी कि समाज की संरचना में होता है। समाज की संरचना में सामाजिक समूह, सामाजिक नियम, सामाजिक मूल्य, सामाजिक जो तमाम प्रकार की चीजें होती हैं, समाज की सामाजिक संस्थाएं, उन सभी में जो है उन सभी को मिला ले तो सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। जिस तरीके से शरीर के तमाम सारे अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है, ऐसे ही समाज की संरचना का निर्माण या समाज का निर्माण जो होता है समाज के विभिन्न अंगों के मिलने से होता है, जिसमें सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, समुदाय, समितियां, तमाम प्रकार के ऐसे मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियां, जनरीतियां, इन सभी के मिलने से कहीं न कहीं पे समाज की संरचना का निर्माण होता है। और जब उन्हीं रीतियों में, उन्हीं जनरीतियों में, उन्हीं रूढ़ियों में, परंपराओं में, मूल्यों में, ठीक है, समिति के नियमों में, संस्थाओं के नियमों में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसी परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज से अभिप्राय यानी मतलब उस स्थिति से यानी एक ऐसी सिचुएशन से होता है जिसमें समाज के द्वारा स्वीकृत संबंध हो, यानी समाज के द्वारा जो स्वीकृत या मान्य संबंध है उन संबंधों में परिवर्तन हो सकता है। समाज की जो मान्य समाज के द्वारा स्वीकृत जो मान्यताएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक प्रतिमानों में परिवर्तन हो सकता है और समाज की संस्थाओं, इन सभी का रूप इस सीमा तक परिवर्तित हो जाता है कि उनसे पुनः अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? पुनः अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोबारा से उस स्थिति में नहीं रह जाते जिस स्थिति में रहे थे और परिवर्तित हो गए हैं, यानी परिवर्तन के बाद में दोबारा उस स्थिति में नहीं आ पाते हैं। इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समाज के द्वारा स्वीकृत संबंधों, प्रक्रियाओं, प्रतिमानों और संस्थाओं का रूप इस सीमा तक परिवर्तित हो जाता है कि उनमें पुनः अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी दोबारा से वो उस स्थिति में नहीं आ सकते। प्रोफेसर गिन्सबर्ग साहब कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना है, यानी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जान सकते हैं। अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों के बीच संतुलन अथवा समाज के संगठन में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि समाज के जो विभिन्न अंग हैं, इन विभिन्न अंगों के बीच में संतुलन करने की जो चीजें होती हैं उनमें परिवर्तन होता है और समाज का जो संगठन होता है उनमें भी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है। इसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, गिन्सबर्ग साहब। दूसरे विद्वान है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस की बात करें तो वो क्या कहते हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में? किंग्सले डेविस कहते हैं सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और समाज के कार्यों में उत्पन्न होते हैं। यानी कि समाज की संरचना में, सोशल स्ट्रक्चर में, समाज के जो कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है और समाज के तमाम सारे जो संगठन होते हैं, समितियां, समूह, समुदाय, उन सभी में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो समाज की इन चीजों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। आपको बता दूं कि कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर शायद कल लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी विश्वविद्यालयों के लिए जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसके अलावा
जनक चंद्रशेखर बलिया हो ही गया आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, प्रोफेसर रज्जू भाई स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ सोशल चेंज, इसकी प्रकृति क्या है इसको बताएं। लघु उत्तरीय में, अति लघु उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से लिख पाइएगा। समाज कोई ऐसी सत्ता नहीं होती है बेटा जो एक निश्चित रूप प्राप्त कर चुकी हो, यह एक प्रक्रिया होती है। समाज क्या है? समाज कोई सत्ता नहीं है जिसको दिखाई पड़ते, समाज संबंधों की व्यवस्था है। समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल होता है, मैकाइवर पेज ने कहा, ठीक है। मैन इज अ सोशल एनिमल, अरस्तु ने कहा। तो मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी होता है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसमें एक दूसरे की वजह संबंध पाया जाता है, और जब उन्हीं संबंधों में परिवर्तन होता है तो भी सामाजिक परिवर्तन का रूप उसको कहा जाता है। तो समाज कोई एक रूप नहीं होता है, या कोई सीमा इसकी निश्चित नहीं कि भाई ये समाज हो गया, कोई आकार नहीं होता समाज का। समाज हमेशा परिवर्तन होने वाली एक प्रक्रिया होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। एक प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता पाई जाती है, हमेशा वो आगे की ओर बढ़ता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। आज जो परिवर्तन का स्वरूप समाज में है, वह कल परिवर्तन का स्वरूप, कल ऐसा परिवर्तन नहीं होगा, कल दूसरे टाइप का परिवर्तन होगा। यही नहीं बल्कि विभिन्न समाजों में भी परिवर्तन की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि जो परिवर्तन का यानी कि सोशल चेंज का जो नेचर होता है, उस नेचर में अलग अलग समाजों में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी सभी समाजों में व्याप्त परिवर्तनशीलता का साक्षी इतिहास है। कोई भी समाज दुनिया का ऐसा समाज नहीं रहा है जहां पर परिवर्तन ना हुआ हो। सभी समाजों में परिवर्तन होता है, किसी समाज में परिवर्तन बहुत तेज होता है, किसी में परिवर्तन बहुत धीमा होता है। यानी परिवर्तन से कोई बचा नहीं है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए परिवर्तन को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे जैसे वैज्ञानिक अनुसंधानों और अन्वेषण माने होता है खोजबीन, जैसे खोज या अन्वेषणों में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन की गति भी तीव्र होती जा रही है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन भी जिस तरीके से अनुसंधान रिसर्च वगैरह हो रहे, खोजबीन हो रही, उसके द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे, उसके द्वारा समाज में परिवर्तन और तीव्र गति से हो रहा है। पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में आप देखते हैं जिस हिसाब से परिवर्तन हुआ, उतना पिछले 50 सालों में आपको नहीं दिखेगा। यानी 50 साल देखेंगे, यानी कि 1950 से लेकर के 2000 के बीच में उतना परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा जितना परिवर्तन आपको दिखता है कब? जितना परिवर्तन दिखता है बेटा कब आपको? जितना परिवर्तन दिखता है आपको 2000 से लेकर के 2020 तक, यानी इन 20 सालों में जितना परिवर्तन आपको हुआ है उतना वहां पर आपको नहीं दिखता है, ठीक है। संचार और यातायात के साधनों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सामाजिक परिवर्तन होगा अथवा नहीं होगा, अथवा नहीं, और यदि होगा तो तीव्र अथवा मंद या अधिकार पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। किसी समाज में हो सकता है सामाजिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो, किसी में बहुत धीमे गति से हो रहा हो, और इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। मानव स्वभाव और प्रवृत्तियां परिवर्तनशील है, अतः भविष्यवाणी करना कठिन है कि सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप यद्यपि विभिन्न प्रकार का है, तो किस प्रकार का होगा उसकी प्रकृति को डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी विश्व के प्रत्येक समाज में परिवर्तन अवश्यंभावी है, यानी कि हमेशा होने वाला है सभी समाजों में, और इसी गुण के कारण इसे सार्वभौमिक कहा जा सकता है। यानी कि परिवर्तन क्या है? परिवर्तन की प्रकृति यूनिवर्सल है, सभी समाजों में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर आप में से कोई बच्चा या फिर जो भी बच्चे हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। 9161, ठीक है, 9161 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है, ठीक है। इस नंबर पर क्या करेंगे? व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इतना लिख करके भेजेंगे, आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ क्या मिल जाएगा आपको? सबसे पहली बात है, जैसे आप इतना लिख करके व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर। उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी। कितने रुपए बेटा? 100 रुपए आपको फीस जमा कर देने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, फीस जमा करेंगे तो ऐसा डरिए मत कि यहाँ फीस जमा कर देंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जैसे आप खाना वाना खाने जाते हैं कहीं पर, या समोसा खाते हैं कहीं दुकान पर, सौदा लेते हैं, आप पेमेंट करते हैं, वही जो है आपको जैसे गूगल पे फोन पे होता है वही से आपको पेमेंट कर देना है। इसे आप नहीं कर पाते तो किसी दूसरे से आप करवा दीजिएगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है। 100 रुपए आप किसी दूसरे से भिजवा सकते हैं, खुद भी भेज सकते हैं। जैसे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर तमाम सारे जो अभी तक हो चुके हैं वो सब, ठीक है। पीडीएफ नोट्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपके कई सारे यूनिट्स के मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपको जो पेपर नजदीक है तो आपको मॉडल पेपर वाली जो पीडीएफ है, जैसे जो पीडीएफ मैं करा रहा हूँ ये पीडीएफ, और ऐसे तमाम प्रकार के और पीडीएफ अवेलेबल है
जैसे जो मतलब कि दूसरे टाइप की जो है आपको लिखित वाली, वो सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। परीक्षा अगर आपकी ऑब्जेक्टिव रहे तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी व्यवस्था है, यानी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी मिलेगा, लिखने वाला भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी में। ठीक है, तो आपके लिए पूरी व्यवस्था है। लेकिन जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं और चाहते गुरुजी थर्ड के साथ हमको फोर्थ सेमेस्टर का भी कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, तो थर्ड के साथ फोर्थ सेमेस्टर का अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारे लिए कुछ छूट है या कुछ फायदा हमको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसे अगर आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में है और आप मतलब थर्ड में है और आप सोचते हैं कि फोर्थ का और थर्ड का हम एक साथ लें, तो आप मात्र 150 रुपए फीस जमा कर दीजिएगा, यानी कि 200 रुपए आपकी नहीं लगेगी। थर्ड सेमेस्टर की फीस 100 रुपए वैसे है, फोर्थ की भी 100 रुपए ही लगेगी। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन ये आपको नहीं करना है, केवल 150 रुपए फीस में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का आपको मिल जाएगा। केवल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। सोशियोलॉजी के साथ आपका एजुकेशन है, होम साइंस है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, या फिर आपका अर्थशास्त्र है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, या कोई और सब्जेक्ट है आपका। इसके साथ साथ आपका मेजर माइनर को करिकुलर सभी सब्जेक्ट जो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही सस्ती फीस है, बहुत ही कम फीस है। जिन बच्चों को जुड़ना है सभी से लोग जुड़ जाइए, बिना मतलब के ध्यान रखेंगे, एसएमएस नहीं करना है। जो बच्चे एसएमएस करेंगे उनको जुड़ना है तो एसएमएस कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ रखा गया। बाकी यूट्यूब पर भी हमारी वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अगर आप पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यूट्यूब पर भी सारे क्वेश्चंस वही आएंगे। बट ये है कि इसे यूट्यूब पर आपको 1-2 घंटे की वीडियोस देखनी पड़ेगी। लेकिन जो बच्चे बहुत सारे कमी है, उनके पास पैसा मतलब जो सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो वो आप पीडीएफ नोट से पढ़ सकते हैं कि भाई आप उसको 20 मिनट में 10 मिनट में पढ़ करके समाप्त कर दें, या जो भी आपकी सिचुएशन, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। नोट्स वगैरह लेना है तो आपको इस पर एसएमएस करना पड़ेगा। वीडियो लेक्चर तमाम सारे मिल जाएंगे वहां पर। बाकी यूट्यूब पर भी मैं भरसक मात्रा में दे देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जुड़ना है तो जुड़िए, कोई इसमें वो जबरदस्ती नहीं कि नहीं जुड़ना ही है, या ऐसा कोई ये नहीं कि नहीं जुड़ना है। आप जुड़ सकते हो, केवल बहुत ज्यादा फीस नहीं है। फोर्थ सेमेस्टर भी आप साथ में जुड़ोगे तो आपका 6 महीने तक क्लास भी उसमें इंक्लूड रहेगा, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। 150 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न आ चुका भैया, संरचना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संरचना, सामाजिक, जो हमने बताया था कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है समाज की संरचना में परिवर्तन। संरचना क्या होती है? संरचना शब्द से आशय किसी वस्तु में प्रयुक्त इकाइयों के बीच व्यवस्थित क्रम का आभास होता है। एक व्यवस्थित क्रम में बहुत सारी इकाइयों के बीच में एक व्यवस्थित क्रम होता है। जैसे कि कोई एक भवन एक संरचना होती है। किसकी संरचना है? ईंट उसमें लगा है, सरिया यानी सींक लगी है, सीमेंट लगी है, तो इन सभी का एक संरचना बनता है, तो एक भवन का निर्माण होता है। इमारत इत्यादि, अथवा इससे किसी ठोस एवं अस्थायी वस्तु का बोध होता है जिससे मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञात कर सकता है। सामान्यतः संरचना शब्द का प्रयोग किसी भी वस्तु के निश्चित क्रम के लिए किया जा सकता है। एक निश्चित क्रम में हो, सिस्टमेटिकल वे में हो वस्तु, उसके लिए हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक भवन की संरचना के बारे में जब हम बात करते हैं तो इससे भवन निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न वस्तुओं के क्रम का ज्ञान होता है। जैसे कि केवल ईंट, पत्थर, रेत, लकड़ी, सीमेंट, लोहे आदि के अलग अलग ढेरों को हम भवन की संज्ञा नहीं दे सकते। जब ये उचित मात्रा में एक सिस्टम से मिलते हैं तब जाकर के इनका भवन निर्माण होता है। आप ऐसा कहो कि ईंटा, पत्थर, रेत और लकड़ी, सीमेंट सब ला करके लोहा इकट्ठे गांस दो और आप कहो कि ये घर है या भवन है, तो बिल्कुल नहीं होगा। जब ईंट और पत्थर को बढ़िया से जोड़ेंगे, ईंट रख करके उस पर बढ़िया सीमेंटेड करेंगे, बालू यानी सिलिका को मिला करके बढ़िया सीमेंट में, ठीक है, जैसे 4 तसला आपने बालू मिला दिया, 1 तसला मोलंग डाल दिया और 1 तसला सीमेंट डाल दिया और मिला करके बढ़िया मसाला बनाया, और उसी मसाले से जब आपने जोड़ दिया घर, तो एक मकान अच्छे तरीके से तैयार हुआ। उसी में जो है दरवाजा लकड़ी का लग गया, लोहे का तमाम प्रकार का वो लग गया, एंगल वगैरह, फिर जो है ग्रिल वगैरह लग गई, तो इससे घर का निर्माण होता है जो है। तो एक घर जो बनता है, आपका भवन जो बनता है, वो संरचना का होता है। बल्कि इन्हें एक निश्चित क्रम में निर्धारित विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तभी इसे हम भवन का निर्माण कह सकते हैं। मिशेल का कथन है, मिशेल एक विद्वान है, वो कहते हैं किसी भी तत्व की संरचना उसके मार्गों का औपचारिक क्रम है। अतः यह कहा जा सकता है कि इन विभिन्न घटकों को आपस में जोड़ करके एक नवीन स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, उसी को संरचना कहा जाता है। समाज की तमाम सारी चीजों को मिला करके समाज की संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, और एक सिस्टम से जब वो मिलती है तब। अगला प्रश्न, संरचना में परिवर्तन क्या होता है? देखिए, संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य है संरचना के किसी भी भाग में परिवर्तन, संशोधन से है तात्पर्य है। यानी कि किसी भी संरचना के किसी भी भाग में, किसी भी इकाई में अगर परिवर्तन होता है तो समाज की परिवर्तन कहा जाता है या संरचना में परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, बदलाव हो या परिवर्तन हो, विशेष धर्म, जाति, भाषाई समुदाय आदि के अनुयायियों की संख्या में परिवर्तन, अर्थात समाज की संरचना में परिवर्तन हो गया। ठीक है, संरचना का परिवर्तन क्या होता है? संरचना में परिवर्तन ये हो गया,
संरचना में परिवर्तन मतलब कि क्या होता है, जैसे किसी विशेष धर्म में परिवर्तन हो जाए, जाति में परिवर्तन हो जाए, भाषाई समुदाय में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, इनकी संख्या घट जाए बढ़ जाए, तो संरचना में परिवर्तन। संरचना का परिवर्तन की अगर बात की जाए तो जब पूरी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो इसे हम संरचना के परिवर्तन के रूप में जानते हैं। यानी संरचना का परिवर्तन मतलब पूरी संरचना का परिवर्तन हो रहा है। संरचना में परिवर्तन का मतलब होता है संरचना के किसी एक पार्ट में, किसी एक भाग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यह उच्च स्तर का परिवर्तन होता है, संरचना का परिवर्तन यानी बड़ा लेवल का होता है, अर्थात पूरे समाज में परिवर्तन जिसके कारण से होता है वही होता है आपका संरचना का परिवर्तन। जैसे धर्म जाति आदि बदल जाते हैं, उदाहरण के लिए समाज साम्यवाद से पूंजीवाद में बदल जाता है, इसके विपरीत, ठीक है, या इसके विपरीत आप देखते हैं पूंजीवाद साम्यवाद में समाजवाद में बदल जाता है, तो वो आपका होता है बेटा संरचना का परिवर्तन। संरचना के परिवर्तन में पूरी संरचना का परिवर्तन होता है, जबकि संरचना में परिवर्तन का मतलब होता है संरचना के किसी एक पार्ट में परिवर्तन हो रहा है। दोनों के बारे में समझ लो, चूंकि अंतर कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 6ठा नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताएं। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, शाश्वत और सर्वव्यापी नियम है। सामाजिक जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होता है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन ना होते रहते हो। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को हम बहुत कुछ विशेषताओं के आधार पर निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, लिखेंगे। पहली विशेषता अनिवार्यता। सामाजिक परिवर्तन किसी भी समाज के लिए अनिवार्य है, चाहे वो आदिम समाज हो, चाहे वो आधुनिक समाज हो, चाहे वो भारतीय समाज हो, चाहे वो विदेशी समाज हो, पाश्चात्य समाज हो। दुनिया का कोई भी ऐसा समाज नहीं जिसमें अनिवार्यता ना हो परिवर्तन की। परिवर्तन हमेशा जरूरी होता है। दूसरी बात है सार्वभौमिकता, इसकी दूसरी विशेषता। सार्वभौमिकता मतलब होता है यूनिवर्सलिटी, यानी जो चीज हमेशा होने वाली है, जैसे कि समाज में परिवर्तन हमेशा होता है, हमेशा से होता आया और होता रहेगा, इसको ना कोई रोक पाया है ना कोई रोक सकता है, ठीक है। यानी ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, सार्वभौमिक है कि भाई परिवर्तन होगा। किसी समाज में धीमे धीमे होता है, किसी में तेज तेज होता है, ठीक है। तीसरा विशेषता सामाजिक परिवर्तन की ये है कि सामाजिक परिवर्तन की गति समय कारण से प्रभावित होती है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन की गति जो होती है वो समय और कारण से प्रभावित होती है, यानी किस समय परिवर्तन हो रहा है और किस कारण से हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है सामाजिक परिवर्तन। इसके अलावा जटिलता, सामाजिक परिवर्तन जो होती है वो सरल समाज से लेकर के सरल समाज से जटिल समाज की ओर परिवर्तन होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि इसमें जटिलता की ओर आगे बढ़ते हैं। जटिलता क्या होती है, जैसे कि मान लेते पहले रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता थी, फिर धीरे धीरे करके हमको और भी चीजों की आवश्यकता होने लगी। लगातार मनुष्य की सीमाएं बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी है, लगातार उसे इच्छाएं बढ़ती जाती है और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। ऐसे में जटिल समाज का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा पांचवी विशेषता सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी करना असंभव है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन कब कैसा हो जाए, क्योंकि मनुष्य ही खुद स्थिर नहीं है। स्थिर चीजों पर हम वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन जिसका और व्यवहार में परिवर्तन कैसा होगा, या समाज में कैसा परिवर्तन होगा, या संबंधों में कैसा परिवर्तन होगा, ऐसे भविष्यवाणी करना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। यहाँ पर भविष्यवाणी करना सामाजिक परिवर्तन की भविष्य में कैसा होगा सामाजिक परिवर्तन, ये संभव नहीं है, ठीक है। सामुदायिक परिवर्तन, यानी कि समुदाय में भी परिवर्तन आपका होता है, यानी जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी विशेषता सामुदायिक परिवर्तन। समुदाय मतलब कि जैसे समुदाय जो होता है, समुदाय को क्या बोलते हैं, जैसे गांव भी एक समुदाय है, ठीक है, हिंदू धर्म एक समुदाय है, मुसलमान धर्म एक समुदाय है, तो उसमें भी परिवर्तन, उसके नियमों में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा सातवां विशेषता एक सापेक्ष धारणा है। कैसी धारणा है, एक सापेक्ष धारणा है परिवर्तन, ठीक है, क्या है परिवर्तन, एक सापेक्ष धारणा होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगली प्रश्न, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, सामाजिक संरचना में परिवर्तन और सामाजिक अंतःक्रिया में भी परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो अंतःक्रिया क्या है, समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक परिवर्तन में अटूट संबंध रहा है। किसी भी समूह के व्यक्तियों में जब चेतना युक्त संपर्क होता है तो हम उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। यदि संपर्क केवल भौतिक होता है तो इसे हम सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता उससे, लेकिन एक समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, हंस खेल करके बात करता है, वो उसकी फीलिंग्स को समझता है, अपनी फीलिंग्स को उसको बताता है, वो उसकी फीलिंग को खुद समझता है। इस तरीके से तमाम प्रकार की विचारधाराएं आदान प्रदान होती है और अंतःक्रिया होती है दोनों के बीच में परस्पर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अंतः प्रक्रियाएं सद्भावपूर्ण होती हैं और
सहयोग के लिए जो जानी जाती हैं, कुछ तनावपूर्ण होती है, इसमें भेदभाव होता है, तनाव में जब इसमें भेदभावपूर्ण संबंध होता है। दोनों ही स्थितियों में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है, यानी कभी कभी क्या होता है, समाज के दो व्यक्ति आपस में हित मित्र है तो गले मिलेंगे, और अगर दुश्मन है तो मारपीट करेंगे। दोनों स्थितियों में परिवर्तन आपको दिखता है, तो यही होती सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, समाज में क्या होता है, एक तरफ सहयोग और तो दूसरी तरफ संघर्ष भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर प्रश्न आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान से आशय उसके विशेष रूप से है। बीर स्ट्रीट कहते हैं कि प्रतिमान का तात्पर्य परिवर्तन के उस ढंग से होता है जिसे समाज के अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं। साथ ही एक समय में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन एक विशेष ढंग से देखने को मिलता है। इस आधार पर मैकाइवर तथा पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान है। मैकाइवर पेज ने बताया कि पहला प्रतिमान होता है प्रथम प्रतिमान, दूसरा होता है द्वितीय प्रतिमान और तीसरा होता है तृतीय प्रतिमान। प्रथम प्रतिमान को रेखीय परिवर्तन कहते हैं, द्वितीय प्रतिमान को उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहते हैं, और तीसरे को हम तरंगीय चक्रीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, प्रथम प्रतिमान का परिवर्तन कैसे होता है, एक रेखा में होता है। ठीक है, जैसे प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक परिवर्तन के क्षेत्र, जैसे कि मान लेते हैं पहले हैंड फैन था, यानी कि बेना पहले था हवा लेने के लिए, पहले पेड़ के नीचे हम लेटते थे, हवा प्राप्त करते थे। फिर मनुष्य ने बुद्धि लगाई और बेना का प्रयोग कर लिया, हाथ से बना लिया उसको, फिर उससे हवा लेने लगे। फिर पंखा का विकास हुआ, पंखे के बाद में फिर क्या बना, कूलर आया, कूलर से के बाद में फिर क्या आई, फिर एसी आ गई। तो इस तरीके से परिवर्तन जो है निम्न से उच्च की तरफ लगातार आविष्कार होते गए, तो एक रेखा में जो है परिवर्तन होता गया, तो इसको रेखीय परिवर्तन कहते हैं। द्वितीय प्रतिमान जो होता है उसमें उतार चढ़ाव वाला होता है, जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में। जैसे ये एक रेखा में परिवर्तन होता है, जैसे कि पहले बेना बना, पहले जो है हवा लेते थे पेड़ों से, फिर बेना बना उससे बड़ा, फिर उसके बाद में फिर जो है पंखा, फिर कूलर, फिर एसी। ठीक है, इस तरीके से परिवर्तन हुआ, एक रेखा में बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो होता है ऐसे तरंग में होता है, इस तरीके से। ठीक है, उतार चढ़ाव, जैसे जनसंख्या कभी बढ़ जाती, कभी घट जाती, कभी बढ़ जाती, कभी घट जाती, कभी बढ़ जाती, कभी घट जाती है। यानी कि जैसे आप देखते हैं आर्थिक क्रियाएं, कभी वो ज्यादा दाम देती, कभी कम दाम देती, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से। कभी गेहूं का रेट घटता, कभी बढ़ता, तो आर्थिक क्रियाएं ऐसी होती है। तो इसको बोलते हैं हम तरंगीय परिवर्तन, समाज में होता है। ठीक है, सॉरी, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। और तीसरा होता है तरंगीय परिवर्तन, या फिर जिसको आप चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। फैशन और सांस्कृतिक परिवर्तन के क्षेत्र में आप देखते हैं ऐसे चीजें देखने को मिलती हैं, तरंगीय परिवर्तन। ठीक है, और एक परिवर्तन जो विद्वान लोग बताते हैं चक्रीय परिवर्तन जो होता है, उसमें क्या होता है चक्रीय परिवर्तन में, चक्रीय जैसे आज मान लेते ठंडी है, अभी ठंडी चल रही, ठंडी का महीना, फिर आएगा गर्मी, फिर गर्मी के बाद में क्या आ जाएगा, बरसात आ जाएगी, तो ठंडी फिर आएगी, बरसात के बाद में फिर गर्मी, यानी जहां से चले थे फिर वहीं पर चीजें पहुंच जाएंगी। क्लियर, तो इस तरीके से होता है आपका चक्रीय परिवर्तन। मैकाइवर पेज ने 3 प्रकार के प्रतिमान बताए हैं जो आपने देखा भी। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है, इसे किसी एक सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा जा सकता। प्रोफेसर हर्बर्ट स्पेंसर और मॉर्गन ने सामाजिक परिवर्तन को रेखीय आधार पर समझने का प्रयास किया, यानी कि सामाजिक परिवर्तन एक रेखा में होता है। वो विकास के तहत आप देखते हैं कि एक रेखा में परिवर्तन होता है, जैसे पहले बेना बना, फिर पंखा बना, फिर जो है कूलर बना, फिर उसके बाद में एसी बन गई। ठीक है, जैसे पहले मानते हैं रेडियो आया, फिर टेलीविजन सीडी आई, वीसीआर बना, फिर उससे बढ़कर के और बना एलईडी टीवी, मतलब की आ चुका है। ठीक है, तमाम सारी चीजें आ चुकी है, आज बड़ी बड़ी टीवी मतलब वो आ रही है, क्या नाम है। ठीक है, तो ये सब चीजें। और स्पेंसर, आगबर्न, पेरेटो और पीटर सोरोकिन आदि विचारकों ने चक्रीय आधार पर इसको स्वीकार किया है। ठीक है, तो स्पेंसर ने यहाँ पर स्पेंगलर होगा, स्पेंगलर। ठीक है, स्पेंसर अलग है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए। पहला सिद्धांत है रेखीय सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है चक्रीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति विभिन्न स्तरों के माध्यम से एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, जैसे मैंने बेना और पंखा और कूलर, एसी का उदाहरण बताया, ऐसे ही चक्रीय सिद्धांत दूसरा होता है। तो चक्रीय सिद्धांतकारों का कहना है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है, हम जहां से चलते हैं पुनः वहीं पर आकर के लौट आते हैं। प्रकृति में भी इसी प्रकार का परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांतकारों में खास करके स्पेंगलर का नाम, पीटर सोरोकिन का नाम, विल्फ्रेडो पेरेटो का नाम और एच.जे. टायनबी का नाम शामिल है। ठीक है, ये सब प्रमुख समाजशास्त्री हैं। कौन कौन? स्पेंगलर, पीटर सोरोकिन और विल्फ्रेडो पेरेटो, और साथ ही साथ में एच.जे. टायनबी। इन सभी लोगों ने चक्रीय सिद्धांत को फॉलो किया।
जबकि स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर और मॉर्गन, इन सभी लोगों ने इसको फॉलो किया, रेखीय सिद्धांत को। ठीक है, अधिकतर लोगों ने जो है रेखीय सिद्धांत को जो प्राचीन विचारक है वो फॉलो करते हैं, जबकि जो चक्रीय सिद्धांत है वो नवीन विचारक। अब चक्रीय सिद्धांत इस तरीके से होता है, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, फिर ठंडी आ जाएगी, फिर गर्मी, फिर बरसात, इस तरीके से चक्र में चलता रहता है। जहां से परिवर्तन शुरू होगा फिर वहीं पर आकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, और चक्र रेखीय बताते हैं कि जहां से शुरू, मतलब यहाँ शुरू हुआ है तो ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और एक ही दिशा में जाता है, तो ये रेखीय परिवर्तन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसी को कि तरंग में चलता है, यानी कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा। तो इस तरीके से चाहे तीन प्रतिमान बोलो, चाहे तीन सिद्धांत बोलो। अगला क्वेश्चन आ चुका, 10वां नंबर प्रश्न है, रेखीय परिवर्तन क्या होता है। देखिए, जब एक समाज नियत दिशा में जिसका निर्धारण सामाजिक मूल्य करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचता है तो उसे प्रगतिशील रैखिक परिवर्तन कहते हैं। मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया भी, समझे फिर से। उदाहरण के लिए स्वतंत्र भारत एक समाजवादी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता है। परिवर्तन एक ही दिशा में होता है जिसे एक रेखा से व्यक्त किया जा सकता है। यह रेखा क्षैतिज हो सकती है तथा कभी कभी उद्विकास भी होता है। रेखीय परिवर्तन को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है समरैखिक। ठीक है, क्या होता है समरैखिक परिवर्तन। दूसरा उद्विकासीय, एवोल्यूशनरी। और तीसरा प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव। ठीक है, जिसमें आपका प्रोग्रेस हो रहा हो। उद्विकास में धीरे धीरे करके परिवर्तन होता है। समरैखिक में क्या होता है, यूनिलाइनर परिवर्तन एक बहुत आराम से होता है बढ़ती हुई दिशा में। इस तरीके से क्या होता है, समरैखिक, उद्विकासीय और प्रगतिशील, ये तीन टाइप के रेखीय परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, 11 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय और रेखीय सिद्धांतों में क्या डिफरेंस है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास। बढ़िया प्रश्न आपका आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन से सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन कभी भी एक विशेष दिशा की ओर नहीं होता। जीवन चक्र के समान इन परिवर्तनों में एक ही चक्रीय प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके समर्थक हैं स्पेंगलर, पीटर सोरोकिन, टाइनवी, पेरेटो आदि। रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्ति एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ने से होती है। रेखीय सिद्धांतों के प्रतिपादन में, जैसे कि अगस्त काम्टे साहब, हमारे समाजशास्त्र के जनक, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की विचारधारा देने वाले, दास कैपिटल नाम की पुस्तक के लेखनकर्ता, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम के लेख लिखे, समाज वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहे जाते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, और कहते हैं अब तक का समाज जो रहा है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। धर्म को जनता के लिए अफीम बता दिया कार्ल मार्क्स ने। उनके मार्क्स बेवेलिन और हर्बर्ट स्पेंसर तथा हाबहाउस, इन सभी लोगों ने रेखीय सिद्धांत का समर्थन किया, जबकि स्पेंगलर, सोरोकिन और टाइनवी, पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत, मतलब की जो है चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक परिवर्तन के कारक, कई कारक है सामाजिक परिवर्तन के। देखें, सामाजिक परिवर्तन की धारणा, जिसे हम सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल कहते हैं, उसके पीछे अनेक कारक हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की निरंतरता और सार्वभौमिकता के लिए अनेक कारक हैं, जिसकी वजह से परिवर्तन होता है समाज में। बाटोमोर साहब कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना अथवा विशेषकर सामाजिक संस्थाओं अथवा विभिन्न संस्थाओं के अंतः संबंधों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। सामाजिक संरचना तथा संस्थाओं में परिवर्तन लाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों में जैसे प्राकृतिक कारक हो गए, कुछ भौगोलिक कारक है, जैविक कारक है, प्रौद्योगिकी कारक है, सांस्कृतिक कारक है, ठीक है, राजनीतिक कारक है, ऐसे तमाम प्रकार के और भी कारक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब चीज प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न 13 नंबर, माल्थस का जनसंख्यात्मक सिद्धांत क्या है। सामाजिक परिवर्तन को लेकर के माल्थस नाम के विद्वान है, जिन्होंने जनसंख्या पर काफी गहरी रिसर्च करी है। उन्होंने क्या कहा, देखिए, माल्थस द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या का सिद्धांत यद्यपि जनसंख्या की नींव, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि तथा इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति के द्वारा लाए जाने वाले नैसर्गिक प्रतिबंधों की व्याख्या से संबंधित है, लेकिन माल्थस ने अपने सिद्धांत को जिस रूप में प्रस्तुत किया है उससे सामाजिक परिवर्तन पर जैविकीय कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि माल्थस वह पहले विचारक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक यस्से ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में जैविकी आधार पर जनसंख्या वृद्धि के कारणों, परिणामों तथा नैसर्गिक प्रतिबंधों का विस्तार से वर्णन करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। तो माल्थस ने क्या जनसंख्यात्मक कारकों के द्वारा बताया है कि समाज में परिवर्तन होता है। जनसंख्या बढ़ने से समाज में परिवर्तन, जनसंख्या घटने से, दोनों समाज में परिवर्तन होता है। स्वयं चार्ल्स डार्विन ने भी यह स्वीकार किया है कि माल्थस के द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या का सिद्धांत ही वह आधार है जिसने
उन्हें सामाजिक विकास की विवेचना में प्राकृतिक प्रवरण की अवधारणा को विकसित करने की प्रेरणा दी, मोटिवेशन दिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं नीचे से थोड़ा सा, तो यहां तक मैं 13 क्वेश्चंस को देख लिया हूं, 13 नहीं और 14-15 कर ले, उसके बाद फिर नीचे से क्वेश्चंस को समझेंगे। प्रौद्योगिकी का अर्थ है, स्पष्ट कीजिए प्रौद्योगिकी का अर्थ। देखिए प्रौद्योगिकी कारक भी है, प्रौद्योगिकी एक कारक होता है सामाजिक परिवर्तन का, ध्यान रखिएगा। प्रौद्योगिकी का आशय उस व्यवस्थित ज्ञान से होता है, एक सिस्टमेटिकल नॉलेज से होता है, जिसके द्वारा विभिन्न यंत्रों तथा उपकरणों का प्रयोग संभव हो जाता है। ठीक है, तमाम प्रकार के उपकरण, किसी भी काम को करने के लिए तमाम प्रकार के उपकरण, तमाम प्रकार के यंत्र हमारे लिए प्रयोग में आ जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्देश्य पूर्ति के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं उनसे संबंधित उपकरण अथवा ज्ञान को प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः लोग प्रौद्योगिकी का अर्थ उपकरणों अथवा यंत्रों से लगाते हैं, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। उपकरण, यंत्र तथा प्रौद्योगिकी अलग अलग अवधारणाएं हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी के विकास से समाज में काफी कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रौद्योगिकी के कारकों को समझ, सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी के कारक समझ लेते हैं इसको भी। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी के कारक। देखिए, वैज्ञानिक जानकारी का व्यवहारिक क्षेत्र में उपयोग ही प्रौद्योगिकी है। जो वैज्ञानिक ज्ञान है, वैज्ञानिक जानकारी, उसको व्यवहार में लाना ही प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का कारक है। इसकी प्रगति से, यानी प्रौद्योगिकी के बढ़ने से समाज में खूब बदलाव होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन जो होता है कई तरीकों से करता है, जैसे कि यंत्रीकरण का विकास करके, यानी तमाम सारे यंत्र को बना करके विकास करना हुआ, जीवन का पोषण करके, ठीक है, उत्पादन की प्रकृति या उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन करके भी समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। समाज के सदस्यों के द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा सामाजिक संगठन के पक्षों के बीच संतुलन आवश्यक होता है। तो मतलब ये होता है आपका सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी के कारक। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चलते हैं, थोड़ा नीचे से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारा पीडीएफ यहाँ पर रखा, मतलब कि रखे हैं हम, तमाम सारे क्वेश्चन है। तो उन सभी क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको नीचे वाले छूट जाएंगे अभी, जो इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, कृषक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न है आपका। कृषक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? कृषक आंदोलन, कृषक यानी जो कृषक लोग किया करते हैं। ठीक है, देखें कृषक आंदोलन क्या है। अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाने के कारण कृषि क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस परीक्षा में 100% आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जहां पर भी ये टिक लगा हुआ है ऐसे करके, ये क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाने की वजह से कृषि क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई और भारतीय किसान आर्थिक आधार पर कमजोर होते चले गए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के किसान लगान की ऊंची दरों, जमींदारी क्षेत्रों में बेगार प्रथा की कठोरता तथा अनेक नियम विरुद्ध बेदखली से परेशान होने की वजह से कृषक आंदोलन सक्रिय हो गया। चूंकि लगातार इन पर दबाव पड़ रहा था, इनसे उच्च टैक्स वगैरह लिए जा रहे थे, बेगारी इनसे करवाई जा रही थी, तमाम प्रकार की चीजें करवाई जा रही थी। किसान महाजनों से बहुत ऊंची दरों पर पहले पैसा लेते थे, ऋण लेते थे, कर्जा लेते थे और कर्जा लेने के लिए विवश हुए थे और कालांतर में इसका प्रभाव किसानों की बढ़ती हुई गरीबी के रूप में उजागर हुआ। जब वो सेठों से पैसा लेते थे कर्जा, तो वो बड़े उच्च जो है करों पर देते थे, उच्च टैक्स पर। तो मान लेते हैं कि 5%, 6%, 10% पर ब्याज पर मिला पैसा। अब उसमें खेती करते हैं और खेती में उतना हुआ नहीं, तो कहां से दे पाए, तो कर्जा चुका नहीं पाते थे। फिर क्या होता था, जो कर्जा नहीं चुका पाते थे वो लगातार उनके यहाँ पर बेगारी किया करते थे, पैसा चुकाने के लिए ब्याज पर काम किया करते थे, पैसा भी देते थे, जो भी होता था, फिर बंधुआ हो जाते थे। प्रारंभिक कृषक आंदोलनों में नील आंदोलन शामिल था, जो बंगाल में हुआ था 1859 से 1860 ईस्वी में सक्रिय हुआ। 20वीं शताब्दी का कृषक आंदोलन 19वीं शताब्दी का कृषक आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक, प्रभावी, संगठित और सफल था। तो कृषक आंदोलन बेसिकली किसान को ऊंची दरें देनी पड़ती थी लगान की, पैसा जो भी इनका खेती में होता था उससे कुछ गुजर बसर हो नहीं पाता था। ये लोग गरीब से गरीब और होते चले गए। ऐसे में किसानों ने, मतलब कृषकों ने क्या किया, आंदोलन करना उचित समझा।
समाज में परिवर्तन के लिए आंदोलन बहुत जरूरी होता है। अभी 2 दिन पहले एक मानव पर 2 मानव पेपर मैंने और दिए, उसमें भी मैंने इन चीजों को बताया है। अगला प्रश्न है श्रमिक आंदोलन क्या है। एक कारखाना अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो श्रम करते हैं, कहीं पर मजदूरी करते हैं श्रम के रूप में, कारखाना वगैरह में किसी उद्योग में, तो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्य के घंटों का पालन, कारखाने के अंदर काम करने की दशाओं में आवश्यक सुधार करने के लिए, और जब घंटे के से 12-12 घंटे काम करना करता था, श्रमिकों को जबरदस्ती काम करवा लेते थे, उसका पैसा नहीं देते थे। इसे 8 घंटे की दिहाड़ी होती है, तो 8 या 12-12 घंटे काम करना पड़ता था इनको, ठीक है। कोई सैलरी वगैरह भी सही से नहीं दी जाती थी। तो ये सब चीजें, ठीक है। औद्योगिक विवाद के दौरान सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था, तालाबंदी का विरोध तथा आवश्यकता अनुसार हड़ताल की चेतावनी, बाहरी कार्य के अंतर्गत श्रमिकों के लिए उचित रहन सहन की व्यवस्था, श्रमिकों के आश्रितों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था, ये सभी उद्देश्य को ध्यान में रख करके श्रमिक आंदोलन या श्रम आंदोलन श्रमिकों के लिए कारखाने के अंदर और कारखाने के बाहर जिन जिन वस्तुओं की पूर्ति होनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता तो श्रमिक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। श्रमिक लोग जो है आंदोलन करेंगे। जितनी बातें मैंने ऊपर बताई, अगर उन बातों को ध्यान नहीं देती है कंपनी, तो श्रमिक लोग आंदोलन करेंगे। श्रमिक आंदोलन इस तरीके से होता था कि इसलिए भाई, जैसे कि हमारे काम के घंटे निश्चित कर दिए जाएं, कितने घंटे कितने पैसे बनेंगे, मानते 8 घंटे के 8 घंटे के आपको 400 रुपए देने हमको एक दिन के, तो हम अगर 12 घंटे काम करते हैं तो हमको कितना मिलना चाहिए, 400 रुपए, मतलब 200 रुपए, और 600 रुपए हमको मिलने चाहिए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जब भी हो तो डिसाइड हो कि भाई हमको कितना मिलने वाला, उसके हिसाब से काम किया जाए, हमारे शिक्षा की व्यवस्था की जाए, हमारे जो है जीवन की रक्षा के लिए व्यवस्था की जाए। चूंकि बड़े बड़े गहरे गहरे मतलब कि खानों में काम करते हुए मजदूर कभी कभी उसी में पहाड़ दब गया, मर गए, तो उनका मतलब तमाम सारी चीजें होती, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था, उनके परिवार की देखभाल की व्यवस्था, ये सब करने के लिए बाध्य होना पड़ता था सरकारों को या फिर कंपनी के लोगों को, तभी जाकर के ये आंदोलन बंद होते थे। और सही बात है भी, आंदोलन भाई, कोई अपना अपना जीवन उसी में दांव पे लगा दे रहा, दिन भर बेचारा पत्थर काट काट करके अपना जीवन तबाह कर दे रहा, अपनी बीवी बच्चों के देखभाल के लिए दिन भर मेहनत करता है, और उसमें जब उसको उचित पैसा नहीं मिलता है तो उसको कष्ट नहीं होगा? आप खुद ही सोचो। आप तो बैठे हो, आप मालिक हो, मेल खोल दिए हैं बहुत ज्यादा, एक प्रकार से पैसा आपके घर में वैसे आ रहा है, लेकिन जो व्यक्ति आपके मिल में काम कर रहा है, फैक्ट्री में, उसके भी फायदे की कभी सोचा आपने? उसको तो बस केवल काम पे लगा दिए हो। आपको बस वो एक बात बताऊं, कोई भी व्यक्ति होगा आज, जो व्यक्ति यहाँ से बोलता है ज्ञानी बनकर के, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, तो मैं बहुत समझ लीजिए, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, तो जब उसके पास फैक्ट्री तो पैसा आने लगता है, पैसा आने के बाद में उसकी आंखें जो होती हैं और भी पैसा देखने के लिए ऐसे सोचते हैं कि और भी पैसा मिल जाता। जिसके पास 100 रुपया है वो 200 बनाने के चक्कर में, जिसके पास 400 800 रुपए बनाने के चक्कर में लगातार बना रहता है। और आज का युग तो समझ रहे भौतिकवादी समाज है, लगातार ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न, दलित आंदोलन क्या है। दलित से आप क्या समझते हैं? अस्पृश्यों यानी कि दलितों, छुआछूत, जिसको छूने से भी जो है ऐसी चीजें बताई जाती थी, तो छुआछूत या दलित या अस्पृश्य या फिर आपका एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। दलितों को विभिन्न नियोगिताओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका जीवन नरकमय हो जाता है। वे जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। जहां सवर्ण दलितों से अपने को बचाते हैं, वहां पर दलित भी परंपरागत विचारधारा के कारण इस बात का प्रयत्न करते हैं कि कहीं उनसे किसी सवर्ण को धार्मिक कृत्यों के संपादन में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो जाए। इन्हें ही अस्पृश्य जातियां कहते हैं, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था भारतीय संविधान के लागू होते ही 1900, मतलब की आप देखते हैं अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है, उसमें अस्पृश्यता के अंत करने की बात करी गई है। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार कहते हैं, अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक नियोगिताओं से पीड़ित हैं। अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक क्या है, नियोगिताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत सी नियोगिताएं उच्च जातियों के द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू कर दी गई हैं, ठीक है। डॉक्टर के.एन. शर्मा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ काम करना पड़े, नहाना पड़े या कुछ पवित्रीकरण का मंत्र बोलना पड़े, तो ऐसी जातियां अस्पृश्य जातियां कही जाती थी, जो कुछ ऐसे पेशे करती थी जिसकी वजह से लोग इनको छूने से भी मना करते थे। धीरे धीरे करके उनके वंशजों को भी ऐसा होने लगा और इस तरीके से अस्पृश्य जातियां उनको कहा जाने लगा।
हालांकि अब ऐसी कोई चीज नहीं है, हर व्यक्ति किसी को छू सकता है और किसी से बातचीत कर सकता है, किसी भी कुएं पर पानी पी सकता है, एक साथ सब कुछ। पहले थोड़ा सा क्या बीच मध्यकाल में आते थे, व्यवस्था गड़बड़ हुई, वर्ण व्यवस्था ठीक थी, लेकिन जाति व्यवस्था बीच में आकर थोड़ा गड़बड़ हो चुकी है। आज आप देख रहे हैं कि आज सभी जातियां एकदम से बढ़ चढ़ कर भाग रही, सोशल मीडिया है, हर एक जाति के लोग एकदम से अपने पुरजोर तरीके से अपनी जाति का समर्थन करते हैं। हालांकि जातिवाद बिल्कुल राष्ट्रीय एकता के लिए बाधा उत्पन्न करने की एक मिसाल दी जाती है कि भाई राष्ट्रीय एकता में बाधा कौन कौन सी, समुदाय संप्रदायवाद, ठीक है, संप्रदायवाद हो गया आपका, इसके अलावा जातिवाद हो गया, ठीक है, क्षेत्रवाद हो गया, ये सब ऐसी अवधारणाएं हैं जो कि राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न करती हैं। दलित आंदोलन, दलित आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के अपने भेदभाव के विरुद्ध और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करना ही दलित आंदोलन है। आज भारतवर्ष में दलित आंदोलन गांव कस्बों से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी दलितों के समर्थन में प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी तथा अंबेडकर ने दलितों के अलावा आवाज को उठाया। खास करके महात्मा गांधी ने बहुत काम किया दलितों के लिए, दलितों को हरिजन नाम से संबोधित किया। हरिजन माने होता है भगवान के आदमी, ठीक है, तो हरिजन नाम से संबोधित किया। अंबेडकर साहब ने तमाम प्रकार के काम किए दलितों के लिए, ठीक है। प्रांतीय स्तरों पर भी अनेक नेता दलितों की समस्याओं के लिए संघर्षरत रहे। दक्षिण भारत में नडारो आंदोलन हुआ जाति को लेकर के, पश्चिम बंगाल में नाम शूद्र आंदोलन हुआ, ठीक है। इसके साथ ही साथ में पंजाब और उत्तर प्रदेश में आदि धर्म आंदोलन और ये तमाम प्रकार के आंदोलन शुरू किए गए जो जातिगत भेदभाव है उसको मिटाने के लिए, दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए और भेदभाव छुआछूत को खत्म करने के लिए इस प्रकार के तमाम आंदोलन शुरू किए गए, उनको उनके अधिकार दिलवाने के लिए, उनको समान स्तर पर लाने के लिए। अगला प्रश्न, महिला आंदोलन क्या है? महिला आंदोलन की अगर बात की जाए तो 19वीं सदी के आरंभ से ही महिलाओं की स्थिति में और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समाज सुधारकों ने अपने अपने ढंग से कार्यक्रम बना करके उनकी दशा में सुधार का प्रयास लगातार किया है। महिला को पुरुष के समान पहले उतना वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन आज वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में महिला आंदोलन का काफी हद तक सफल रहा, काफी हद तक दलित आंदोलन सफल रहा, काफी हद तक कृषक आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, सारे आंदोलन जो हुए हैं उसकी वजह से उनकी स्थिति में सुधार आया है, उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। सामाजिक आंदोलन के द्वारा समाज में परिवर्तन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक आंदोलन या तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए या सामाजिक परिवर्तन को रोकने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। अधिकतर 90% चांसेस होते हैं सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, ना कि सामाजिक परिवर्तन। कुछ लोग हैं जो सामाजिक परिवर्तन का विरोध करने के लिए आंदोलन करते हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। महिला आंदोलन में पुरुषों का भी योगदान रहा है, पुरुषों ने भी महिलाओं के साथ जो है साथ दिया है उनको उनका अधिकार दिलवाने के लिए। कुछ अग्रणी महिलाओं ने स्वतः अपने प्रयासों से महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया है। अनेक संगठनों जैसे कि ब्रह्म समाज हुआ, जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, 1828 में इसकी स्थापना होती है। सती प्रथा का अंत आप देखते हैं इसी समाज ने किया था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज, इसके अलावा एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सभी जो है संस्थाओं के द्वारा, इन सभी संस्थाओं के सहयोग से महिला आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी महिलाओं में मूल्य वृद्धि के खिलाफ तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए बोध गया आंदोलन, चिपको आंदोलन, महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन, महिला आरक्षण आदि के लिए आंदोलन किए गए। तमाम प्रकार के आंदोलन जो है महिलाओं को उनके पद, उनकी प्रतिष्ठा, उनको समान अधिकार पुरुषों के दिलाने के लिए तमाम प्रकार के आंदोलन किए गए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन वैसे पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन एक चिपको आंदोलन महिला ने भी किया था तो उसमें भी ये शामिल है। बाकी चिपको आंदोलन सुंदरलाल भोकुड़ा के नेतृत्व में हुआ था। पेड़ से पकड़ करके चिपक जाते थे और फिर उसको छोड़ते नहीं थे कि भाई पेड़ को अगर काटना है तो उससे पहले हम लोगों को काटो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है पर्यावरण आंदोलन क्या है? देखिए, पर्यावरण आंदोलन संपूर्ण पर्यावरण में उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है
ताकि संपूर्ण पर्यावरण, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों सम्मिलित होते हैं, संरक्षित रह सकते हैं। अगर पर्यावरण नहीं सुरक्षित है, पर्यावरण की चीजें नहीं बची, तो समाज में बहुत कुछ गलत हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण जो होता है ना केवल जो है हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, बल्कि हमारे नैतिकता के लिए भी जरूरी होता है। पर्यावरण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए होता है, ताकि पर्यावरण की गुणवत्ता, पर्यावरण की जो क्वालिटी है उसको बचाए रख सके। इसके अंतर्गत उन नीतियों और प्रथाओं में संशोधन की बात की जाती है जो पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है, यानी कि ऐसी ऐसी नीतियां और ऐसी प्रथाओं में संशोधन में बदलाव की बात कहते हैं। ऐसे नीति या ऐसी प्रथाओं में बदलाव की बात करी जाती है जिससे पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचता है, तो उनको बदलने के लिए कहा जाता है। प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों में उत्तराखंड का सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन सबसे फेमस आंदोलन रहा है। चिपकी आंदोलन में क्या होते थे, पेड़ों को पकड़ करके चिपक जाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी या उनके समर्थक जितने भी थे, जैसे जंगल कटाई होती थी तो जंगल की कटाई को रोकने के लिए, जंगल की कटाई करने से क्या होता है, गर्मी भी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी और वनस्पतियां नष्ट होंगी और ऑक्सीजन कम होगा, वातावरण गर्म होगा, तमाम प्रकार की हानि होगी। ठीक है, तो चिपको आंदोलन में क्या होता था, पेड़ को पकड़ कर चिपक जाते थे। कहते थे कि पहले पेड़ को काटने से पहले आपको मेरे को काटना पड़ेगा, तब जा करके आप पेड़ काट पाएंगे। इस स्थिति में पीछे हटना पड़ा लोगों को और चिपको आंदोलन सफल रहा। ऐसे भागीरथी और टिहरी परियोजना, भागीरथी नदी है उस पर टिहरी नाम का एक बांध जो है बनाया जा रहा था। तो बांध बनने से क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, आसपास के जो पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, आसपास के जो लोग बसे होते हैं जंगलों में, उनका जो है बिना मतलब कि वो उनका जो है स्थानांतरण हो जाता है, उनका घर जो है उनसे छिन जाता है, जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तमाम सारी चीजें होती हैं। अब भले ही जो है बांध बनाना जो है भौतिकवादी समाज के लिए अच्छा है, लेकिन वही पर्यावरण की दृष्टि से बांध बनाना कोई अच्छा काम नहीं है। तो इसके भागीरथी और टिहरी परियोजना संरक्षण आंदोलन किया गया। मध्य प्रदेश और गुजरात का नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। इस तरीके से तमाम प्रकार के आंदोलन जो है पर्यावरण को बचाने के लिए किए गए। अगला आपका है प्रश्न, दलितों की धार्मिक नियोगिताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए, दलितों को अपवित्र माना गया है और उन पर कई नियोगिताएं लाद दी गई। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश, नदी घाटों के उपयोग तथा पवित्र स्थानों पर आने तथा अपने ही घरों पर देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इन्हें वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन की आज्ञा भी नहीं दी गई है। यहाँ पर कुछ बातें बिल्कुल जो है उतनी सही नहीं है। वास्तव में जब पहले था तो वेदों को पढ़ने का अधिकार इनको नहीं मिला था। ऐसे व्यक्ति जो अस्पृश्य है उनको वेद छूने का अधिकार नहीं। वेद व्यक्ति वही, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, वास्तव में वेद पढ़ने का अधिकारी वही होता है जिसको यज्ञोपवीत धारण करना होता है। यानी अगर यज्ञोपवीत आप धारण नहीं किए हुए हैं, यज्ञोपवीत अगर आपने नहीं पहना, मतलब कि पहना, तो आपको वेद पढ़ने का आप जो है अधिकारी आप नहीं है। क्योंकि वेद वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो यज्ञोपवीत धारण करता है। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुख शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है पवित्र करता है व्यक्ति को। ठीक है, और जब तक आप आचमन करके यज्ञोपवीत पहन नहीं करते, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थामा गतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षाम सावाह्य अभ्यंतरः शुचिः। जब तक आप इस मंत्रों के द्वारा अपना पवित्रीकरण नहीं करते हैं, यज्ञोपवीत नहीं पहनते, तब तक आप किसी भी धर्म ग्रंथ को छूने के अधिकारी नहीं है। चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे शूद्र हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म यही कहता है कि जब तक आप पवित्र नहीं है, आप बाहर से बहुत साबुन सोडा लगा करके, बहुत सेंट और परफ्यूम मार करके बैठे हैं, पंडित जी के पास जब बैठेंगे तो पंडित जी पहले आम का पत्ता लेकर के और कलश से जल निकालेंगे और आपका हाथ धुलवाएंगे। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः। आपका हाथ धुल जाता है, हस्ता प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन, सबको जो है धुलवाया जाता है। उसके बाद जल आप उठा करके अंदर डालते हैं तो ये अंतःकरण का स्नान करवाया जाता है। फिर उसी आम के पत्ते से आपके पर जल छिड़कते, तब आप पवित्र होते, तब जाकर के कोई भी पूजा पाठ करने के अधिकारी होते हैं। शूद्रों में क्या था, इन लोगों में क्या था कि दलित लोग जो थे वो उतना अधिक मात्रा में इन चीजों को नहीं करते थे। बेचारे दिन भर काम करते थे खेतों में, तो ऐसे में उनको भी टाइम नहीं मिलता था कि ये सब करे। कुछ दलित जो काम नहीं करते थे या जो एक प्रकार से इनमें ज्यादा भक्ति भाव इनके अंदर रहता था, जब वो यही काम करते थे तो उनको रोक देते थे लोग। ठीक है, उन्हीं के आधार पर, चूंकि 10 लोग अगर गलत काम कर रहे हैं या 10 लोग जो है अपना धंधा कर रहे हैं जिसमें उनको टाइम नहीं मिल रहा है, या ऐसे काम कर रहे हैं जो कि जो है चमड़े का काम हुआ या मांस वगैरह का काम हुआ, तो फिर उनको वर्जित किया गया कि आप जो है इस चीज को नहीं स्पर्श कर सकते।
अब उन्हीं के खानदान का कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति वह काम नहीं करता है, फिर भी उसको रोक दिया जाता था कि भाई आपके ये इन्होंने ऐसा किया था। तो इसी के लिए एक प्रथा, एक जो है परंपरा ही बनती चली आई कि इनको रोक दो कि यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इस पे पानी नहीं पीना। बाकी जो था पहले होता था, अब कुछ नहीं है ऐसा, अब सभी समान है। जब से संविधान बना है, संविधान का निर्माण हुआ, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। कोई भी व्यक्ति छुआछूत जैसी किसी भी मामलों को लेकर के ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, सभी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर जो है, ये अधिकार तभी मिलता है जब आप चीजें करते हैं, ठीक है। बिना नहाए आप देखते देवी देवताओं की मूर्ति को आप टच कर सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। आप बिना नहाए कुछ नहीं कर सकते, तो आपको पवित्र होना पड़ेगा तब आप छुएंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, दलितों को सब प्रकार की धार्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। दलितों अर्थात अस्पृश्यों को पूजा आराधना, भगवत भजन कीर्तन आदि का कोई अधिकार नहीं दिया गया। मतलब ये सब दिया गया था, थोड़ा ही बहुत जैसे लिखा गया है, तो ये किसी पुस्तक में चीजें लिखी हुई है। बाकी अधिकार वगैरह देखें, आप देखते अगर अधिकार होता, वाल्मीकि जी रामायण नहीं लिख पाते अगर अधिकार नहीं होता तो। अधिकार नहीं होता तो माता सबरी के जूठे बेर भगवान राम नहीं खा लेते। अधिकार अगर नहीं होता तो जो है संत रविदास की पूजा ब्राह्मण लोग नहीं करते। संत रविदास का गेट बना हुआ है बीएचयू में, जब उनका निकलता है तो ब्राह्मण भी उसमें शामिल होते हैं, क्षत्रिय भी, वैश्य भी सब शामिल होते हैं। तो ऐसी बात नहीं, जिन्होंने भी अच्छा काम किया, आगे बढ़े, उनका सम्मान था। वर्ण व्यवस्था क्या थी? ब्राह्मणो वस मुखमासीद बाहु राज्यान्याकृतः पुरु तदस्वैश्यापदभ्याम शूद्रो जायतः। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण मुखमंडल, भुजाएं क्षत्रिय, वैश्य यानी कि जो था वो जंघा था, जंघा के वैश्य से उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसे में क्या, पुरुष सूक्त में बातें लिखी हुई है। तो ऐसे में क्या है, ब्राह्मण का काम था जो है शिक्षा देना, अध्ययन अध्यापन करवाना, वैश्य का काम था व्यापार करना, क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, शूद्र का काम था सेवा करना। सबके काम बटे हुए थे, अपने अपने काम सब लोग करते थे, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे काम करता था, जो व्यक्ति जैसे अपने कर्म करता था, कर्म के आधार पर ही वो अपने वर्ण को बदल भी सकता था पहले था कि, यानी कि वर्ण जो था वो कर्म पर आधारित था। लेकिन बीच में आकर के जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और इस तरीके से ये चीजें आती गई। थोड़ा बहुत इसमें जो चीजें हैं ये बात ध्यान रखें। आगे देखते हैं, दलितों को जन्म से ही अपवित्र माना जाता है और इसी कारण से इनके शुद्धिकरण के लिए संस्कारों की व्यवस्था नहीं की गई है। हिंदुओं के शुद्धिकरण हेतु धर्म ग्रंथों में 16 प्रमुख संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इनमें अधिकांश को पूरा करने का अधिकार दलितों को नहीं दिया गया था। मतलब कुछ अधिकार दिए गए, जैसे यज्ञोपवीत भी शूद्रों का नहीं होता था, ये बात ध्यान रखेंगे। शूद्र भी यज्ञोपवीत से वर्जित थे, क्लियर। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, वैसे ब्राह्मण यज्ञोपवीत पहनते थे और क्षत्रिय पहनते थे, वैश्य भी कोई कोई पहनता था, कोई कोई नहीं पहनता था। क्योंकि यज्ञोपवीत का अपना नियम होता है, अगर उस नियम को आप फॉलो करते तब आप पहन सकते हैं, नहीं फॉलो करते। आज भी बहुत सारे ब्राह्मण यज्ञोपवीत नहीं धारण करते हैं। जो नहीं धारण करते उनको धर्म ग्रंथ छूने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा के प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। देखिए, घरेलू हिंसा का स्वरूप प्रच्छन्न होता है। अधिकांश महिलाएं उसे तब तक छिपाती हैं जब तक उनकी सहन शक्ति की सीमा पार नहीं कर जाती। घरेलू हिंसा के प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित हैं। घरेलू हिंसा मतलब कि महिलाओं को प्रताड़ित करना, महिलाओं को डराना धमकाना, दारू पीट करके उनको पीटना, यही सब है घरेलू हिंसा। दहेज, यातनाएं और हत्याएं करना। दहेज के लिए उनको भी तुम्हारे माता पिता ने दहेज नहीं दिया है, बोले थे इतना देने को, इतना ही दे करके चले गए, ऐसे में उसको यातना दे या हत्याएं करे तो ये घरेलू हिंसा में आती है, ठीक है। शारीरिक प्रताड़ना, उसको मारे पीटे, ये भी घरेलू हिंसा है। महिला को भावात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार करे, इमोशनली उसको ब्लैकमेल करे या उसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करे, ठीक है, तो ये सब भी लैंगिक वो है, क्या नाम है, घरेलू हिंसा। इसके अलावा नारी हत्या और भ्रूण हत्या कर दे, यानी कि बच्ची पैदा होने वाली हो, आपको पता चले कि हाँ महिला पैदा होगी, पेट में पहले से आपको जानकारी हो गई या बच्ची को, तो वहां भ्रूण हत्या कर दे, ये भी एक घरेलू हिंसा है। नारी की हत्या कर दे, ये भी एक जो है घरेलू हिंसा है। वैवाहिक और आर्थिक शोषण करे तो ये भी घरेलू हिंसा ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तलाक यानी विवाह विच्छेद के बारे में बताएं, क्या है विवाह विच्छेद? से अभिप्राय पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों का सामाजिक और कानूनी रूप से समापन हो जाना होता है। हिंदू समाज में पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों का विच्छेद अधार्मिक माना जाता है। विवाह विच्छेद की आवश्यकता निम्न कारणों से होती चली गई, क्योंकि हिंदुओं में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं थी, मुसलमानों में थी, ईसाइयों में थी। क्योंकि विवाह विच्छेद यानी तलाक उसी में होता है जो एक समझौता होता है। तो हिंदू विवाह जो है एक संस्कार है, ना कि एक समझौता है। समझौता तो भंग हो सकता है, लेकिन जो विवाह विच्छेद है वो भंग नहीं हो सकता, मतलब कि जो विवाह होता है वह भंग नहीं हो सकता। तो मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ा जा सकता है।
लेकिन हिंदुओं में जो विवाह होता है वो संस्कार होता है, तो संस्कार कभी भी भंग नहीं होता है, 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। इसीलिए हीरोइन गाती है कि सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगी यार, ठीक है। या फिर आप देखते 7 समुद्र में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो ये 7 का बड़ा किस्सा है बेटा, समझे। विवाह विच्छेद की आवश्यकता कई कारणों से हुई हिंदू समाज में। 1954-55 में जो है हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम आता है, उसी में विवाह विच्छेद को शामिल किया गया। स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए, चूंकि स्त्रियों की स्थिति जो है लगातार निम्न होती जा रही थी, तो उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी करेगी, ताकि जो है ये एक डर भी बना रहे कि अगर हम ज्यादा प्रताड़ित करेंगे तो ये हो सकता है। सामाजिक गतिशीलता बनाए रखने के लिए भी, एक किसी कभी कभी क्या होता है गलत शादी हो जाती है तो उसमें फंस जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक का उल्लेख कीजिए। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक आर्थिक कारक है। जब उत्पादन का कार्य हाथ से किया जाता था, तब सामाजिक संबंधों का स्वरूप सरल था और परंपरावादी था। 10-12 लोग, 25 लोग मिलकर के एक साथ काम करते थे और बातचीत किया करते थे, ठीक है। और जब यही काम मशीनों ने ले लिया, तो जो व्यक्ति 15-20 लोग एक काम को करते थे, वही काम एक व्यक्ति कर रहा है, 2 व्यक्ति कर रहे हैं। ऐसे में वो बस अपना काम कर रहे हैं और किसी से कोई बातचीत नहीं हो रहा, सामाजिक संबंध नहीं बन रहे, ठीक है। तात्पर्य कहने का ये है कि सरल समाज, परंपरावादी समाज पहले था, जब हाथों से लोग काम करते थे। इसके बाद जब उत्पादन कार्य मशीनों के द्वारा होने लगा, तब एक नए श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, जो अपने शोषण के कारण पूंजीपतियों से संघर्ष करने लगा। इससे सामाजिक ढांचे और सामाजिक संबंधों में व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ा, और यही परिवर्तन समाज में परिवर्तन कहा जा सकता है। अतः आज किसी भी दूसरे कारक की अपेक्षा आर्थिक कारक को सामाजिक परिवर्तन का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, जो कि आर्थिक कारणों की वजह से प्रत्यक्ष परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जनसंख्या तथा क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए, जनसंख्या तथा क्रांति परिवर्तन एक दूसरे के पूरक है। कार्ली के मतानुसार जिस समय जनसंख्या में अधिक परिवर्तन होता है, उसी समय व्यक्तियों में मानसिक अस्थिरता भी सबसे अधिक होती है। जहां पर ज्यादा व्यक्ति हो जाते हैं, जनसंख्या अधिक परिवर्तित होगी, तो व्यक्तियों में मानसिक अस्थिरता यानी मानसिक अस्थिरता भी बहुत ज्यादा होती है। यही अस्थिरता क्रांति और आर्थिक संकटों का कारण बन जाती है। जनसंख्या में वृद्धि तथा ह्रास, जनसंख्या में चाहे बढ़ोतरी हो चाहे कमी हो, उन दोनों से समाज के विभिन्न समूहों की सामाजिक और आर्थिक वृद्धि का ह्रास होता है। यानी जनसंख्या खूब ज्यादा बढ़ जाती तो भी दिक्कत है, और खूब ज्यादा घट भी जाती तो भी दिक्कत है। उससे जो है विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस प्रक्रिया में निम्न वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग में जाने से रोकने के लिए जितने अधिक उपाय किए जाते हैं, उतनी ही क्रांति की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने पर सभी व्यक्ति आवश्यक सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते। जनसंख्या खूब ज्यादा है, सभी व्यक्तियों को सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, कुछ ही को मिल पाएंगी। और यही कारण है कि एक और लोगों में आंतरिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, जबकि दूसरी ओर राजनीतिक संगठनों के प्रति इनके मन में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियां क्रांति का कारण बन जाती हैं। जैसे भारत में आप देखते हैं कि जनसंख्या खूब बढ़ चुकी है और नौकरी मिल नहीं रही है। ऐसे में हो सकता है कि जनसंख्या की जो नौकरी नहीं मिल रही बच्चों को, वो लगातार देखिए धरने आंदोलन वगैरह किया करते हैं, ठीक है। और यही आंदोलन जब बड़े स्तर पर होता है तो उसी को क्रांति का रूप कहा जा सकता है। इस तरीके से आपने इन चीजों को समझ लिया। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों को मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन आपके हो, कृषक आंदोलन हो चुका था, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेषताओं को और मैं अगर आपको समझा दूं तो ये समझ लीजिएगा। देखिए, समझे, संस्कृतिकरण को समझें आप। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे, ध्यान रखिएगा। संस्कृतिकरण क्या होता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक निम्न जाति का सदस्य अथवा वह जाति अपने से उच्च जाति के व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण, इसलिए अनुकरण माने होता है उसका नकल करती है। जैसे कि कोई निम्न जाति उच्च जाति का पहनावा ओढ़ावा, क्रियाकलाप, रीति रिवाज जो उच्च जाति का व्यक्ति करता है, उसी को निम्न जाति का लोग करना शुरू कर देता है। और यही प्रक्रिया जो होती है वो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है।
उच्च जाति को प्रभु जाति कहते हैं। तो प्रभु जाति का अनुकरण करती है निम्न जातियां और लगातार कई पीढ़ी दर पीढ़ी करती रहती है, और कुछ समय के बाद में वो जो निम्न पीढ़ी का व्यक्ति जिसने उच्च पीढ़ी के क्रियाकलाप को अपनाया था, वो निम्न पीढ़ी का व्यक्ति भी या निम्न जाति का व्यक्ति भी उच्च जाति में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को संस्कृतिकरण कहते हैं। अनुकरण इसलिए करती है ताकि उसकी परिस्थिति उच्च हो जाए, यानी कि वह भी उसको भी सम्मान उच्च जाति जैसा मिलने लगे। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया यद्यपि प्राचीन है, फिर भी इस अवधारणा और शब्द का सामाजिक समाजशास्त्री विवेचन सर्वप्रथम एम.एन. श्रीनिवास साहब ने किया था, अतः उन्हीं के द्वारा परिभाषित इस शब्द का विवेचन अधिक उचित होगा। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा को देते हुए, उसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नीच हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह जो कि नीच है, मतलब कि छोटा है, जिसको लोग छोटा समझते हैं, वो समूह उच्च अथवा प्रायः द्विज जाति, द्विज माने कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उच्च अथवा द्विज जाति या प्रभु जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, अपने कर्म कांड, अपनी विचारधारा और जीवन पद्धति को द्विज जाति जैसा यानी उच्च जातियों के जैसा कन्वर्ट करने का प्रयास करता है, और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है और एक दो पीढ़ी के बाद में वो निम्न जाति द्विज जाति में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। इसी को एम.एन. श्रीनिवास ने कहा संस्कृतिकरण। अगली अवधारणा, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने। अगली अवधारणा है आधुनिकीकरण की। आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप जैसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख हो, यानी कि पश्चिमी यूरोप जैसी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल व्यवस्था की ओर उन्मुख हो, यानी कि वो पश्चिम के देशों को की चीजों को फॉलो करती हो। अर्थात आधुनिकीकरण से तात्पर्य एक उन्नत व्यवस्था से लगाया जाता है जो कि प्रोग्रेसिव है, आगे है। हालपर्न कहते हैं कि आधुनिकीकरण रूपांतरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक आदि का रूपांतरण किया जाता है, बदलाव किया जाता है, जैसे व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास साहब कहते हैं कि किसी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क की वजह से किसी गैर पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द को हम आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण शब्द का कहते हैं। पश्चिमीकरण भी शब्द आधुनिकीकरण से ही मिलता जुलता है। पश्चिम देश यानी कि पश्चिमी देशों में होने वाला जो परिवर्तन है उसी को उस परिवर्तन में पश्चिमी देश में जो चीजें हैं उसको देख करके हम अपने हिसाब से अपने संस्कृति को छोड़ करके हम पश्चिम के रीति रिवाज, पश्चिम के कल्चर, पश्चिम के पहनावा ओढ़ावा को, खान पान को हम फॉलो कर लेते हैं, तो वही चीज मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है या फिर इसी को पश्चिमीकरण की अवधारणा भी कहा जाता है। अगली अवधारणा है पश्चिमीकरण की अवधारणा। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने ही दी है। पश्चिमीकरण क्या है? साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि पश्चिमीकरण एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी समाज, गैर पश्चिमी मतलब पश्चिम देश मतलब जैसे ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ये फ्रांस, ये सब आपके पश्चिम के देश हैं। इन गैर पश्चिमी मतलब कि ऐसे देश जो कि पश्चिम के देश नहीं, जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, श्रीलंका हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब। तो किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाएं ज्ञान, विश्वास तथा मूल्यों में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है इसके संपर्क में आने से पश्चिम के देशों के। जैसे भारतवर्ष में पश्चिमीकरण का स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मूलभूत संस्थाओं पर देखा जा सकता है। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि 150 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप क्या हुआ कि भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए अन्यंत्र मैंने लिखा एम.एन. श्रीनिवास साहब ने कि पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया, और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, विचारधारा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। तात्पर्य यह है कहने का कि पश्चिमीकरण से क्या होता है कि पश्चिम के देश जैसे ब्रिटेन का कब्जा रहा भारत पर 150 वर्षों तक, 200 वर्षों तक, अब वहां की संस्कृति को बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ जाना, तो पश्चिमीकरण का प्रभाव हमको हम पर दिखाई पड़ता है, आज भी दिखता है, कोई इसमें दो राय नहीं। अंग्रेजी हम सीखे, तमाम प्रकार की चीजें उनके बारे में जाने, ये सब उसके वजह से ये थे। अगला आता है आपका 28 नंबर, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष मतलब ऐसा देश होता है जिसमें क्या हो, किसी भी धर्म को मतलब किसी धर्म को उतना ज्यादा मतलब देश का अपना कोई धर्म ना हो और देश सभी धर्म की रिस्पेक्ट करे। भारतीय धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वह प्रक्रिया है धर्मनिरपेक्षीकरण जिसके द्वारा परंपरागत विश्वासों तथा धारणाओं के स्थान पर तार्किक ज्ञान प्रादुर्भाव होता है। प्रोफेसर श्रीनिवास कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण में यह बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जाता। उन्होंने उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा कि उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया भी निहित है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न
खास करके आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी तथा नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान हो जाओ, मतलब कि सावधान होते जाते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण मतलब क्या होता है कि धर्म को पहले लोग बताते थे कि भाई धर्म में जो लिखा है वही सत्य है, जो बातें धर्म के लोग बता देते थे उसी को लोग मान लेते थे कि यही चीज हो सकती है, यही चीज है सही में। लेकिन है क्या बेटा कि धर्म में जो चीजें बताई गई हैं आज उन चीजों को मानने से लोग इनकार कर रहे हैं, लोग उस पर तर्क उठा रहे हैं, मतलब तर्क के आधार पर चीजों को मान रहे हैं। धर्म में बताया गया ठीक बात है तो उसको तर्क की कसौटी पर उसको रख करके देखते हैं, अगर तर्क ठीक है, तर्क भी ठीक है और विज्ञान मतलब जो वो है वो सही भी कर रहा है, अगर अध्यात्म और तर्क दोनों एक से एक उसका दोनों का निष्कर्ष एक जैसा प्रतीत होता है तो उसको मानेंगे, और नहीं निष्कर्ष निकलता तो उसको नहीं मानेंगे, उस धारणा को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं धर्म निरपेक्षीकरण। ठीक है, एक प्रक्रिया है भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण जिसको आप कहते हैं। किसी एक समाज यानी देश का अन्य समाजों यानी देश के साथ, किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ ज्ञान, प्रौद्योगिकी, वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा का निरंतर आदान प्रदान हो एक देश से दूसरे देश में, उसी को भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन जिसको कह सकते हैं। ब्लैक होल डिस्कवरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है इसकी परिभाषा भूमंडलीकरण की, कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न समाजों का सामाजिक जीवन, राजनीति एवं व्यापारिक क्षेत्र से लेकर संगीत, वेशभूषा, जनसंचार के क्षेत्रों तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत तेजी से प्रभावित हुआ है। रूड लवर कहते हैं कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना में भौगोलिक दूरी एक कारक के रूप में महत्व कम होती है। तो इस तरीके से तमाम सारी चीजों को आपने समझा। ये होता है बेटा आपका कौन सा करण, भूमंडलीकरण होता है। ठीक है, ऐसे ही एक होता है आपका स्थानीयकरण। ठीक है, भूमंडलीकरण के अलावा एक और आपका अवधारणा है उसको समझते हैं। स्थानीयकरण क्या होता है? स्थानीयकरण की अगर बात की जाए तो जैसे भूमंडलीकरण मतलब क्या होता है कि कोई एक देश की चीज दूसरे देश में जाए, दूसरे की हमारे देश में आए, इस तरीके से आदान प्रदान हो, संस्कृति का, कल्चर का, पहनावा का, रीति रिवाज का, खान पान का, सभी का आदान प्रदान हो। लेकिन स्थानीयकरण का क्या मतलब क्या होता है? स्थानीयकरण किसी बृहद अवधारणा को सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थापन करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, स्थान विशेष की प्रक्रिया। मैकी मैरियट ने अपने लघु और बृहद परंपरा के सिद्धांतों में इसका प्रयोग इस अर्थ में किया कि जब बृहद परंपरा का प्रयोग छोटे क्षेत्र के ऊपर किया जाने लगता है, अर्थात उसे लघु परंपरा के रूप में देखा जाने लगता है, तो उसे हम स्थानीयकरण की प्रक्रिया में व्यक्त किया जा सकता है। स्थानीयकरण की प्रक्रिया में देशीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक व्यवहारों को स्थानीय आधार पर लागू करने का प्रयास किया जाता है। मैकी मैरियट के अनुसार जब बृहद परंपरा के सांस्कृतिक तत्वों की गति नीचे की ओर होती है और इस दौरान उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और वे लघु परंपरा के एक व्यवस्थित भाग की तरह प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्थानीयकरण कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्थानीयकरण में होता यह है कि कोई बृहद परंपरा, कोई बहुत बड़ी परंपरा है, उसमें कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ दिक्कतें आ जाती है कि वो परंपरा जितनी बड़ी परंपरा है वो बड़ी परंपरा ना रह करके वो धीरे धीरे करके छोटी परंपरा में बदलती हुई चली जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जाकर के वो किसी स्थान विशेष तक ही आकर के सीमित रह जाती है। ठीक है, तो उसको स्थानीय की कोई बड़ी परंपरा का छोटा होना, बड़ी परंपरा का छोटा होना स्थानीयकरण होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्थानीयकरण की विशेषताएं। पहली विशेषता देखिए, स्थानीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा बृहद परंपरा के तत्व किसी स्थान की लघु परंपरा से जुड़ जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात है स्थानीयकरण की प्रक्रिया लघु समुदायों की संरचनात्मक शक्ति को प्रकट करती है। तीसरी विशेषता, स्थानीयकरण की प्रक्रिया के वजह से बृहद परंपराओं के प्रारंभिक रूप में जो धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है परिवर्तित होकर के नए रूप में परिलक्षित हो जाता है। तो स्थानीयकरण जो होता है कोई बड़ी परंपरा छोटी परंपरा में कन्वर्ट होकर के किसी विशेष एरिया तक ही सीमित हो जाती है, जबकि कोई सीमित परंपरा है उसका बड़ा होना, लघु परंपरा जब बृहद परंपरा में कन्वर्ट होती है तो ऐसी परंपरा को सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। जबकि वही परंपरा कोई बड़ी परंपरा है छोटी परंपरा में बदल जाती है, उसको हम स्थानीयकरण कहते हैं, किसी स्थान विशेष में आकर के सीमित हो जाती है। और कोई सीमित विशेष स्थान की परंपरा जब किसी बृहद पूरे धरातल पर फैल जाती है उसको हम सार्वभौमिकीकरण कहते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं। ये देखिए सार्वभौमिकीकरण क्या है? सार्वभौमिकीकरण प्रक्रिया का प्रथम उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने
सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के संदर्भ में किया है। मैकी मैरियट ने सार्वभौमिकीकरण का प्रयोग न केवल सांस्कृतिक चेतना अपितु सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने और उसे अधिक विस्तार देने के लिए अर्थ में किया। जैसे कि आप देखते हैं पहले बिहार में छठ पूजा होती थी। कहां पर? बिहार में केवल छठ पूजा होती थी, लेकिन बिहार से शुरू करके छठ पूजा धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश में फैली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, बस्ती जिला यहाँ तक फैली, फिर गोंडा, फिर आप देखते हैं बहराइच तक फैलती चली गई। यानी कि ये आप देखते हैं ये न केवल यहीं तक फैली, फिर उसके बाद में आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के बाद से छठ पूजा न केवल पूरे बिहार में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में फैल गई। और अब जो है छठ पूजा को लोग दूर दूर तक जो है छठ पूजा की पूजा करी जाती है। ठीक है, तो छठ पूजा लगातार फेमस हो रही है। ये एक स्थानीय विशेषता थी छठ पूजा की, स्थानीय कल्चर था एक। ठीक है, लेकिन वो किसमें बदल गया? वो बदल गया बेटा, मतलब उसका एक बृहद परंपरा में बदल गई। तो एक लघु परंपरा थी जो बृहद परंपरा में बदल जाती है, उसको बोलते हैं सार्वभौमिकीकरण। और कोई बड़ी परंपरा छोटी परंपरा में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं लघु, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे आप स्थानीयकरण। ठीक है, मैकी मैरियट ने सार्वभौमिकीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा कि जब लघु परंपरा के तत्व यानी देवी देवता किसी छोटे संप्रदाय से कोई देवी देवता, प्रथाएं, संस्कार ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उनका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और वे बृहद परंपरा के रूप में पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत जब यही चीजें बड़ी परंपरा कोई छोटी चीज में परिवर्तित हो जाती है, किसी सीमित दायरे तक ही फिट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीयकरण कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? देखिए, सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिससे एक नई सामाजिक व्यवस्था अवतरित होती है। यह प्रयास अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कुछ भी हो सकता है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा समन्वित व्यवहार है जिससे वांछनीय सामाजिक परिवर्तन प्रायः निश्चित हो जाता है। परिवर्तन एक अनिवार्य विशेषता होती किसी भी समुदाय की, किसी भी समाज की, जो न्यून अधिक अंशों में सभी समाजों में पाई जाती है। सामाजिक आंदोलन इसी प्रक्रिया को एक निश्चित मोड़ देता है। हर्बर्ट ब्लूमर साहब कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे जीवन की एक नई व्यवस्था निश्चित होती है। सामाजिक परिवर्तन के द्वारा समाज बदल जाता है पूरा का पूरा। टर्नर और किलन कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता, अपितु उन परिवर्तनों का विरोध भी करता है जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है। इन विचारकों के अनुसार सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे वांछित सामाजिक परिवर्तन को मोटिवेशन यानी प्रेरणा और अवांछनीय परिवर्तन का विरोध किया जाता है। यानी कि जो परिवर्तन हम चाहते हैं उसको हम करवा लेते हैं और जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं उसका विरोध भी करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बीए करिकुलर को सब्सक्राइब करें, शुक्ला पॉइंट को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।